नमस्कार दोस्तों आप पिछले महीने से ही बहुत सारे आर्टिकल देख रहे होंगे कि G20 देशों की मीटिंग जो इंडोनेशिया में चल रही है, वहां के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने G20 की अध्यक्षता आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सौंप दी है। तो भारत अगले एक साल यानी 2023 के लिए G20 देशों का प्रेसिडेंट बना है और उसकी अध्यक्षता संभालेगा। भारत में 2023 की मीटिंग्स के लिए अभी से ही शेरपास का सम्मेलन शुरू हो गया है। अभी हाल में ही उदयपुर में शेरपास का सम्मेलन हुआ था। भारत एक साल के लिए दुनिया के 20 सबसे पावरफुल देशों के समूह G20 का प्रेसिडेंट बना है और पूरी दुनिया भारत को एक आशा की नज़र से देख रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि G20 आखिर होता क्या है, क्या भारत G20 के माध्यम से दुनिया को लीड कर सकता है और क्या भारत वर्ल्ड लीडर या विश्व गुरु बन सकता है अथवा नहीं। चलिए एक आसान भाषा में हम समझते हैं कि G20 आखिर होता क्या है और अगला साल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। G20 दुनिया के ऐसे 20 देशों का ग्रुप है जो दुनिया की 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये 20 देश दुनिया का 75% ट्रेड करते हैं और दुनिया की 85% जीडीपी इन्हीं देशों के पास है। G20 में 20 देशों के नाम आप स्क्रीन पर वीडियो रोक कर देख सकते हैं। दिसंबर 2022 से लेकर एक साल तक भारत G20 का प्रेसिडेंट होने वाला है। ये प्रेसिडेंसी मेंबर्स के बीच हर साल रोटेट होती रहती है। G20 का एजेंडा चलाने की जिम्मेदारी 3 देशों की होती है। पहला पास्ट प्रेसिडेंट यानी इंडोनेशिया, करंट प्रेसिडेंट यानी इंडिया, फ्यूचर प्रेसिडेंट यानी ब्राजील। आइए अब समझते हैं कि दुनिया को G20 की जरूरत क्यों महसूस हुई और क्या इससे पहले ऐसा कोई समूह था या नहीं। दोस्तों G20 के पहले देशों का एक ऐसा ग्रुप हुआ करता था जिसे G7 कहते थे, लेकिन इसमें सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज ही शामिल थी। लेकिन हुआ ये कि वेस्टर्न कंट्रीज सिर्फ अपने ही इंटरेस्ट को जानते थे, सिर्फ अपने ही इकोनॉमी को समझते थे। परंतु इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में दुनिया के किसी एक हिस्से में घटित होने वाली किसी भी घटना का असर दुनिया के दूसरे हिस्से पर भी पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं 2008 का वर्ल्ड फाइनेंस क्राइसिस जो हुआ तो अमेरिका में था, रिसेशन पूरी दुनिया में आ गया। सिमिलरली 1997 में साउथ ईस्ट एशिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जिसकी शुरुआत थाईलैंड में हुई थी और देखते ही देखते यह वायरस की तरह पूरी एशिया में फैल गया था। 1999 में G7 की तरह ही G20 को भी स्टेब्लिश किया गया क्योंकि G7 के देशों को यह समझ में आ चुका था और भी देशों का कोऑपरेशन जरूरी है। लेकिन 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ही वर्ल्ड लीडर्स ने इसे सीरियसली लेना शुरू किया और ये फोरम बना करके सीरियसली मिलने लगे और प्रोडक्टिव डिस्कशन करने लगे। अब आपके मन में एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन होगा कि G20 आखिर काम कैसे करता है, तो आइए समझते हैं। G20 के मोस्टली दो पार्ट या ट्रैक्स होते हैं, एक फाइनेंशियल ट्रैक, दूसरा शेरपा ट्रैक। शेरपा नेपाल के माउंटेन एरियाज में रहने वाले एथनिसिटी के लोगों को कहा जाता है। हायर माउंटेन्स में रहने के कारण इनकी लंग कैपेसिटी और वेट कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। बचपन से माउंटेन्स में रहने के कारण इनको रास्तों की भी बहुत अच्छी नॉलेज होती है, इसलिए जब बाहर से कोई पर्वतारोही इस एरिया में आता है तो वो उनके लिए गाइड का काम और सामान ढोने का काम करते हैं। लेकिन आज के समय में शेरपा किसी भी गाइड को कह देते हैं जो गाइड करता हो। देखिए जिस प्रकार माउंटेनियर्स को शेरपास की जरूरत होती है, सेम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पीएम और प्रेसिडेंट को भी एक ऐसे डिप्लोमेट की जरूरत होती है जो उनकी तरफ से देश की बात को आगे रखेगा। वहीं फाइनेंशियल ट्रैक में फाइनेंस मिनिस्टर्स और अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक मिलकर पॉलिसी डिस्कशन करते हैं, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, फाइनेंशियल रेगुलेटरी रिफॉर्म, फाइनेंशियल इंक्लूजन, रेमिटेंस अक्रॉस द वर्ल्ड, फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज, ग्रीन फाइनेंस एंड एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग। और शेरपा ट्रैक में डिप्लोमेट फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, एंटी करप्शन मेजर्स, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर। भारत का प्लान ये है अगले एक साल में 200 से ज्यादा मीटिंग्स होने वाली हैं जिसमें 32 सेक्टर पार्ट लेंगे। भारत इस साल G20 का प्रेसिडेंट है जिसके नाते हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं, जैसे भारत उन कंट्रीज को भी समिट में इनवाइट कर सकता है जो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। ऐसे मूव से भारत के रिश्ते दूसरे देशों से इंप्रूव होंगे। भारत ने यूएई को एज ए गेस्ट इनवाइट किया है। यूएई भारत का काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। साथ ही साथ भारत ने बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और स्पेन जैसे देशों को भी G20 का हिस्सा बनने का इन्विटेशन दिया है। दोस्तों हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद जी आज हमारे फेवरेट मिनिस्टर्स में से एक हैं। उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देते हुए कहा था, भारत दुनिया के ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर उभर रहा है। ग्लोबल नॉर्थ में कई वेस्टर्न डेवलप्ड नेशन आते हैं जबकि ग्लोबल साउथ में वो सारे देश आते हैं जो अभी डेवलप हो रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने बाली की G20 समिट में कहा था कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस फेल हो गए हैं। यूएन, WHO, WTO ये सारे डेवलप्ड नेशन यानी ग्लोबल नॉर्थ के ही इशारों पर चलते हैं। भारत एक ऐसी सिचुएशन में है जहां हम रशिया से भी बात कर सकते हैं, सऊदी अरेबिया से भी बात कर सकते हैं और हम यूएस से भी बात कर सकते हैं। और डिप्लोमेसी हैज सीन ए रिवाइवल इन द पास्ट ईयर और हमें इसका एडवांटेज लेना ही होगा।
अगला एक साल भारत के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अपनी लीडरशिप स्टेब्लिश करने के लिए सही मुद्दे उठाने के लिए बहुत अच्छा साल भी होने वाला है। अब हम समझते हैं कि साल 2023 भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अब आप यहाँ देखोगे कि बहुत सारे लोग कहते मिल जाएंगे कि G20 की प्रेसिडेंसी तो रोटेशन से मिलती है, तो कभी ना कभी तो भारत के पास आनी ही थी, इसमें बड़ी बात क्या है। पार्सली दे आर राइट, लेकिन प्रेसिडेंसी मिलना बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर उस प्रेसिडेंसी को कैसे हम यूज करते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ और वो अब तक का सबसे एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप था, और ये वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए कतर ने एज ए कंट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा बल्कि लॉस ही होगा। तो क्या यहाँ पर कह दिया जाए कि कतर के लोग बेवकूफ हैं जो इतना सारा पैसा लुटा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कतर में वर्ल्ड कप होना कतर के लिए ही इम्पोर्टेंट है। ये वर्ल्ड कप कतर को एक्सीलेंट मौका देता है खुद को दुनिया के सामने लाने का, खुद की प्रोग्रेस और खुद के कल्चर से दुनिया को रूबरू कराने का। सेम एज भारत के पास एक एक्सीलेंट मौका है कि भारत G20 की प्रेसिडेंसी के माध्यम से दुनिया को खुद को दिखा सके। इट इज द चांस फॉर अस टू शो द वर्ल्ड हु वी आर। भारत फेल कैसे होता है ये पूरी दुनिया जानती है। 2021 में दुनिया ने सिर्फ भारत की जलती हुई चिताएं देखी थी। जब किसी देश के बारे में सिर्फ निगेटिव चीजें ही दिखाई जाती हैं तो ऐसा इंप्रेशन बनता है कि उस देश में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है, लेकिन सच कुछ और है। हमारा फिनटेक दुनिया में आज सबसे एडवांस है और हम ग्रीन एनर्जी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे एडवांसमेंट दुनिया को दिखाई ही नहीं देते, सिर्फ कमियों पर ही फोकस करते हैं। और हम G20 के माध्यम से पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम एक बड़ा मार्केट ही नहीं, एक कम्पिटिटिव फोर्स भी हैं जो दुनिया को हिलाकर रख सकते हैं। 2020 में ग्लोबल ऑर्डर पलट गया। कोविड की वजह से, रसिया यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया में कई इश्यूज सामने आए। यूरोप के देशों में एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए वे कोल, ऑयल, गैस जैसे डर्टी फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। यूक्रेन और रसिया दुनिया के टॉप व्हीट प्रोड्यूसर्स हैं और इस क्राइसिस की वजह से दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है। दूर से देखने पर साफ नजर आता है कि दुनिया में कुछ ही देश हैं जो दुनिया को चला रहे हैं। नाउ दे आर स्केर्ड, क्योंकि उनका डोमिनेंस खतरे में आ रहा है और वे उस डोमिनेंस को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए डेवलप्ड देश क्लाइमेट फाइनेंसिंग से पीछे हटते हैं, क्योंकि वे सारे फ्लड, हीट वेव, साइक्लोन उन्हें तो हिट करने वाले हैं नहीं, और उनके पास है बहुत सारा पैसा, और जिसके पास पैसा होता है उसके पास सिक्योरिटी है। आज भारत को एक मौका मिला है इन सारी चीजों को सामने लाने का और अपनी कहानी खुद दुनिया तक पहुंचाने का और इक्विटेबल सॉल्यूशंस की दिशा में टॉक को ले जाने का। अभी कुछ ही दिनों पहले भारत में एक ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई जहां पर अलग अलग पार्टीज के लीडर्स मिले। तब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ में आया कि इंटरनल पॉलिटिक्स में अलग अलग पार्टीज, अपोजिशन और अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं, लेकिन दुनिया के सामने एज एन यूनाइटेड भारत हमें आना होगा, क्योंकि इसी में सिटीजन्स का फायदा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि उदयपुर में हाल ही में सबसे पहली G20 मीटिंग्स हुई, जहां अलग अलग देशों के शेरपाज ने हमारे वाइब्रेंट कल्चर के साथ साथ हमारे डिजिटल पेमेंट रिवोल्यूशन को भी एक्सपीरियंस किया। इंटरनेशनल डिग्निटीज ने UPI यूज करके देखा और उन्होंने जाना कि UPI से पेमेंट करना कितना सिंपल और कितना आसान है। इस एक सिंपल मूव से शायद UPI को इंटरनेशनल बनाने में हेल्प होगी। UPI को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन ये किसी एक रेवोल्यूशन से कम नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। भारत ये हमेशा से कहता आया है और आज इस बड़ी फैमिली को होस्ट करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। अब हम इस अपॉर्चुनिटी का कैसे इस्तेमाल करते हैं इस पर निर्भर करता है कि भारत के अगले 10 साल कैसे होने वाले हैं। ये G20 की प्रेसिडेंसी भारत के लिए प्रेसिडेंसी ऑफ होप है। ये दुनिया को बताने का समय है कि भारत अब पुराना भारत नहीं रहा जिसे सपेरों का यानी स्नेक चार्मर्स का देश कहा जाता था। भारत को एक मौका मिला है बदलते हुए देश का नया रूप दुनिया के सामने लाने का, डिफरेंसेस भुलाकर पॉजिटिव मैसेज दुनिया तक पहुंचाने का। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। India, home to 1.3 billion people, is a confluence of religions, traditions, and customs. A thriving global center of technology and the world's largest democracy. As one of the oldest civilizations in the world with a rich cultural heritage and diversity, and as the 5th largest economy in the world, India is proud to assume the presidency of G20. As the country blooms into a new era, we look to another poignant symbol for humanity to emerge victorious from challenges. The lotus, the national flower of India, represents our history and culture
and symbolizes spirituality, fruitfulness, wealth, and knowledge. And that's the inspiration for India's G20 logo design. The design, rendered in saffron, white, green and blue, is drawn from the national flag of India. The 7 petals in the logo signify the 7 seas and the coming together of 7 continents at G20 India 2023. Sitting above the lotus is a representation of the earth, reflecting India's pro-planet approach to life and seeing the world as one family. From this, we derive the theme for G20 India 2023, Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family, one future. A theme that brings the G20's focus on shared global growth, while being in harmony with nature. G20 India 2023. One earth, one family, one future. Vasudhaiva Kutumbakam.